आप सभी साथियों का मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वेलकम करता हूं। इसी के साथ में आज हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह संविधान के अति महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करेंगे। तो देखिएगा अनुच्छेद 85 में क्या कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है। क्या बुलाता है? सत्र बुलाता है तथा सत्रावसान करता है और क्या करता है, लोकसभा को भंग करता है। किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा को भंग करता है। तो एक अनुच्छेद 85 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, वह सत्रावसान करता है और लोकसभा को भंग करता है। किसके परामर्श के आधार पर? प्रधानमंत्री के परामर्श से। देखिएगा अनुच्छेद 124(1), कौन सा अनुच्छेद 124(1) में क्या कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान। किसका प्रावधान या किसका उल्लेख? गठन का। कि अनुच्छेद 124(1) में किसका उल्लेख है? तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है। गठन, अब देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय में होता क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक तो होते हैं मुख्य न्यायाधीश और बाकी क्या होते हैं, अन्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में एक होता है मुख्य न्यायाधीश, एक तो होता है एक CJI यानी सेंट्रल जस्टिस ऑफ इंडिया, एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश और बाकी क्या होते हैं, और क्या होते हैं, अन्य न्यायाधीश। क्या होते हैं? अन्य न्यायाधीश होते हैं। ध्यान में रखना, इन न्यायाधीशों का जो संख्या, इन न्यायाधीशों की जो संख्या, उस संख्या को निश्चित करने यानी संख्या को वृद्धि करने, संख्या में वृद्धि करने, संख्या को निश्चित करने की जो शक्ति होती है वो शक्ति किसके पास में है? संसद के पास में। यानी न्यायाधीशों की जो संख्या है वो संख्या कौन बढ़ा सकती है? संसद बढ़ा सकती है। तो देखिएगा अगर मैं बात करूं कि सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रारंभिक कौन सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभिक न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो संख्या क्या थी कि एक तो हुआ करते थे मुख्य न्यायाधीश और 7 हुआ करते थे अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार से जो टोटल संख्या थी न्यायाधीशों की वो कितनी थी? 8 थी। कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभिक जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो 1 + 7 बराबर कितनी थी? 8। कि एक तो हुआ करते थे मुख्य न्यायाधीश, 7 हुआ करते थे अन्य न्यायाधीश और 8 होते थे कुल न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में। उसके बाद में 2019 में क्या की, इसमें वृद्धि की और इस संख्या को इस प्रकार किया गया कि 1 + 30, 1 प्लस क्या कर दिया गया? 30। यानी एक तो मुख्य न्यायाधीश और 30 क्या थे? अन्य न्यायाधीश। जिस प्रकार से टोटल ये संख्या कितनी हो गई? 31। कि सर्वोच्च न्यायालय में 2019 में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? 31 हो गई। लेकिन वर्तमान में बात करूं आपको तो वर्तमान में ध्यान रखना 3 न्यायाधीशों को बढ़ा दिया गया है, 3 न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 1 + 33 है। कितनी है? 1 + 33 यानी टोटल न्यायाधीश कितने होते हैं? 34। एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश, 33 क्या होते हैं? अन्य न्यायाधीश। और जो कुल न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में वो कितने हैं? 34 है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि प्रारंभिक समय में यानी सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो किस प्रकार से हुआ करती थी? मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था एक तो, 7 क्या हुआ करते थे? अन्य न्यायाधीश। टोटल कितने न्यायाधीश हुआ करते थे सर्वोच्च न्यायालय में? 8। लेकिन 2019 में इस संख्या में क्या कर दी? वृद्धि। 1 + 30 बराबर कितने? 31। कहने का तात्पर्य एक तो मुख्य न्यायाधीश, 30 उसके अन्य न्यायाधीश और टोटल जो न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय में वो कितने थे? 31। यानी न्यायाधीशों की संख्या 31 हो गई। उसके बाद में वर्तमान समय में टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। एक तो क्या होता है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, 33 क्या अन्य न्यायाधीश, 1 + 33 कितने हो गए? 34। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे 34 क्या है वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में क्या है? न्यायाधीशों की संख्या। अगर बात करूं अनुच्छेद 124(4) की, बताओ अनुच्छेद 124(4) में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 124 में कहा गया है न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। बताओ किस में है? हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया का उल्लेख है वो अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? 124(4) के अंतर्गत है। देखिएगा किस प्रकार से हटते हैं।
कि महाभियोग जैसी एक प्रक्रिया होती है, महाभियोग तो नहीं होता लेकिन महाभियोग जैसी एक प्रक्रिया होती है जो कौन लाती है, संसद लाती है। और इसे यानी सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाना है तो संसद के दोनों सदनों से वो क्या होती है, विशेष बहुमत से पारित होती है। क्या होती है, विशेष बहुमत से पारित होती है। और पारित होने के बाद में वो राष्ट्रपति के पास में स्वीकृति के लिए जाती है, यानी संसद के दोनों सदन उस प्रक्रिया को विशेष बहुमत से पारित कर देते हैं। पारित करने के बाद में वो राष्ट्रपति के पास में स्वीकृति के लिए जाती है। जैसे ही राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे देता है तो जो न्यायाधीश होते हैं वो न्यायाधीश अपने पद से क्या हो जाते हैं, हटे हुए माने जाते हैं, अपने आप ही अपने पद से हट जाते हैं। लेकिन ये बताओ कि न्यायाधीशों पर यह महाभियोग जैसी जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया किस आधार पर लगती है? आधार दो होते हैं, एक तो कदाचार, एक असमर्थता। कि एक तो कदाचार के आधार पर या एक असमर्थता के आधार पर क्या होती है, इन महाभियोग न्यायाधीशों पर कौन सी प्रक्रिया, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई जाती है और लगाकर क्या कर देते हैं, इनको हटा दिया जाता है। जबकि हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, राष्ट्रपति में हमने एक बात जानी कि राष्ट्रपति किस प्रक्रिया के माध्यम से, यानी राष्ट्रपति का जो सामान्य कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले भी हटा सकते हैं। किस आधार पे? या तो वो संविधान का अतिक्रमण कर दे या उल्लंघन करे। संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर क्या हो सकता है, उसको पहले भी हटाया जाता है। किस प्रक्रिया के तहत? महाभियोग प्रक्रिया के तहत। जो हमने जाना कि महाभियोग जो प्रक्रिया, महाभियोग की जो प्रक्रिया उसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में, और महाभियोग शब्द का जो उल्लेख है वो उल्लेख किसमें हुआ है, अनुच्छेद 56 क में। किसमें? अनुच्छेद 56 क के तहत हुआ है। उसके बाद में महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। जो महाभियोग प्रक्रिया दोस्तों, अगर संविधान, राष्ट्रपति क्या करता है, संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करता है तो उसको महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, केवल हटाता है, लेकिन उसे दंडित नहीं किया जा सकता। इसलिए महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, यानी महाभियोग को क्या कहा जाता है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति को यानी पद से व्यक्ति को हटा तो दिया जाता है लेकिन उसको दंडित नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। इतनी चीज समझ में आई तो उसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 125। किसके? अनुच्छेद 125 में बताओ क्या है, न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख है। किसका उल्लेख? न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख, वेतन का उल्लेख। अनुच्छेद 125 में बताओ रे क्या है, न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख है। बताओ न्यायाधीशों का वेतन कौन तय करती है? संसद तय करती है। बताओ न्यायाधीशों को वेतन किसके माध्यम से? भारत की संचित निधि के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके माध्यम से? भारत की संचित निधि के माध्यम से प्रदान किया जाता है। बताओ न्यायाधीशों की वेतन का जो उल्लेख है वो कौन सी अनुसूची में हुआ है? अनुसूची। तो न्यायाधीशों की वेतन का जो उल्लेख है वो अनुसूची कौन सी में हुआ? 2 में हुआ। कौन सी अनुसूची में हुआ है? 2। ध्यान में रखना, न्यायाधीशों के जो वेतन है उस वेतन में कोई भी किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। कब की जा सकती है? केवल वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल यानी 360 अनुच्छेद, यानी 360 वित्तीय आपातकाल देश में लगा हो उस समय क्या की जा सकती है, इनके वेतन में कटौती की जा सकती है, अन्यथा इनके वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है, नोट लगाकर, स्टार लगाकर लिख लेना दोस्तों, कि देश में चाहे वित्तीय आपातकाल ही क्यों ना लगा हो लेकिन राष्ट्रपति के वेतन में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती। राष्ट्रपति को संपूर्ण यानी पूरा का पूरा वेतन दिया जाता है, चाहे देश में वित्तीय आपातकाल ही क्यों ना लगा हो। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल किसके तहत? 360 के तहत, अनुच्छेद 360। अब ध्यान में रखना कि राष्ट्र इस न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो वेतन दिया कितना जाता है, तो इनका वेतन होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है यानी सीजीआई का जो वेतन होता है वो 2,80,000 रुपए होते हैं। कितने होते हैं? 2,80,000। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीशों का कितना होता है? 2,50,000 रुपए। कितना होता है? तो मैं लिख देता हूं 2.50 लाख। ध्यान में रखना कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे उस मुख्य न्यायाधीश का पहले वेतन 1 लाख हुआ करता था। कितना हुआ करता था? 1 लाख। लेकिन वर्तमान में कितना है? 2,80,000 रुपए। वहीं अन्य न्यायाधीशों का पहले वेतन 90,000 रुपए हुआ करता था, लेकिन अब कितना है? 2,50,000 रुपए इनका क्या है? पर मंथ इनका क्या है? वेतन है। इतनी चीज आपको ध्यान में हुई। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेदों की ओर। तो देखिएगा नेक्स्ट अनुच्छेद कौन से आते हैं। चलो नेक्स्ट अनुच्छेद देखिएगा, अनुच्छेद 148 से 151।
अनुच्छेद 148 से 151 में किसका उल्लेख है? केग का। किसका? केग का, यानी नियंत्रण महालेखा परीक्षक। नियंत्रण महालेखा परीक्षक। ध्यान में रखना दोस्तों, ये क्या है? संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय। कि संवैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है कि जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है वह संविधान के अनुसार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संवैधानिक बोलते हैं। इसकी जो नियुक्ति करता है, बताओ इसकी जो नियुक्ति करता है वो नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? इसकी जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बताओ किसके परामर्श से? संघ सरकार के परामर्श से। किसके परामर्श से? संघ सरकार के परामर्श से करता है। सरकार के परामर्श से क्या करता है? नियुक्ति करता है। ये अपना जो त्याग पत्र होता है वो त्याग पत्र किसे देता है? तो ये त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। किसको देता है? राष्ट्रपति को। यानी अपना जो त्याग पत्र है वो त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो ये थे केग। केग का उल्लेख अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 में। किसका उल्लेख? केग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक जिसे बोलते हो। ये एक संवैधानिक निकाय होती है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसके परामर्श से? संघ सरकार के परामर्श से करता है। ये त्याग पत्र किसे देते हैं? केग। ये त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। या नियंत्रण महालेखा परीक्षक त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। दोस्तों अनुच्छेद 152, बताओ अनुच्छेद 152 में क्या कहा गया है? इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य को परिभाषित किया गया है। बताओ राज्य को परिभाषित कितने अनुच्छेदों में किया गया है? तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 152 में क्या किया गया है? राज्य को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन आपसे किस प्रकार पूछा जाता है वो भी सुनते जाओ। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि ये 3 आपको ये दे देगा, एक कोई आपको अदर दे देगा और पूछा जाएगा कि बताओ इनमें किस में, कौन से अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित नहीं किया गया है। तो वहां पर आपको ध्यान में रखना ये 3 तो क्या है? राज्य को परिभाषित किए गए इन 3 अनुच्छेदों में तो, लेकिन जो चौथा आपको दे रखा है वो आपको क्या करना है? सही आंसर करना है। और आपके जो अंक निर्धारित किए गए हैं उस हिसाब से आपको उसमें क्या मिल जाएंगे दोस्तों? अंक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अंक दिया जाएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 153 की ओर। बताओ अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि भारत का क्या होगा? यानी प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? राज्यपाल होगा। लेकिन ध्यान में रखना 7वें संविधान संशोधन और हुआ कब था? 1956 में संविधान संशोधन। ध्यान में रखना कि 7वें संविधान संशोधन के तहत में कहा गया है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी क्या कर सकते हैं? नियुक्त किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 7वें संविधान संशोधन के तहत यह कहा गया है। और 7वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1956 को। यह कहा गया है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी क्या किया जा सकता है? नियुक्त किया जा सकता है। ध्यान में रखना राज्यपाल का जो वेतन होता है वो वर्तमान में कितना मिलता है? 3.5 लाख। कितना मिलता है? 3.50, यानी 3.5 लाख मिलता है। पहले इनके वेतन मिलता था 1,10,000 रुपए। कितना मिलता था? 1,10,000 रुपए मिलता था। लेकिन वर्तमान में इसे वेतन कितना मिलता है? 3.5 लाख रुपए मिलता है। जबकि राष्ट्रपति को कितना मिलता है? 5 लाख रुपए मिलता है। देखिएगा अनुच्छेद 157, बताओ अनुच्छेद 157 में क्या कहा गया है? कि राज्यपाल की योग्यताओं का वर्णन है। क्या है? राज्यपाल की योग्यताएं। राज्यपाल की योग्यताओं का वर्णन किस में? अनुच्छेद 157 में। देखिएगा राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की योग्यताएं, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वह 35 वर्ष पूर्ण कर चुका होना चाहिए। वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा सरकारी आयोग की भी कुछ सिफारिशें होती है। वो क्या है? कि वह संबंधित राज्य का, जिस राज्य का उससे राज्यपाल बनाया जा रहा है वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए।
उसका संबंध किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं होना चाहिए। वह जिस राज्य का राज्यपाल बनने जा रहा है उसकी नियुक्ति से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री यानी सीएम से परामर्श एक बार अवश्य करना चाहिए। तो ये थी कौन की विषय योग्यताएं, ये राज्यपाल की योग्यताओं का वर्णन था। और राज्यपाल की योग्यताएं किस में है? अनुच्छेद 157 में है। अनुच्छेद 143 में क्या है? 43 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। और 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ये निर्धारित किया गया है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद हम चलते हैं अगले वाले अनुच्छेदों की ओर। दोस्तों देखिएगा अनुच्छेद 165 में क्या कहा गया है कि महाधिवक्ता, किसका? महाधिवक्ता का उल्लेख है। महाधिवक्ता का मतलब क्या होता है कि राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। जिस प्रकार से हमने महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में पढ़ा था, आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी का उल्लेख है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 165 के तहत किसका उल्लेख है? महाधिवक्ता का, जो राज्य सरकार का क्या होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन होता है? राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उसकी जो योग्यता होती है, योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता होती है हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता। हाई कोर्ट का जज बनने की क्या होनी चाहिए? उसके पास योग्यता होनी चाहिए। किसके पास में? महाधिवक्ता के पास में। उसकी जो नियुक्ति होती है, बताओ नियुक्ति कौन करता है? उसकी जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। बताओ उसको जो कार्यकाल होता है, वो कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल उसका होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है, उसका जो वेतन होता है, बताओ वेतन कितना होता है? जो राज्यपाल तय करे। कौन तय करे? जो राज्यपाल तय करे, उससे उतना ही वेतन दिया जाता है। देखिएगा अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है दोस्तों। और योग्यता क्या होती है? हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता होती है। नियुक्ति होती है राज्यपाल। क्या करता है? कौन करता है नियुक्ति? राज्यपाल करता है। कार्यकाल जो राज्यपाल के प्रसाद प्रियंतर पे क्या करता है? वो डिपेंड करता है। वेतन जो राज्यपाल उसे तय करे, यानी राज्यपाल द्वारा तय किया गया वेतन क्या होता है? उसे प्राप्त होता है। दोस्तों अनुच्छेद 168 के तहत में बताओ किसका उल्लेख है? विधान मंडल की संरचना का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? विधान मंडल की संरचना का उल्लेख हमने पढ़ा था। उल्लेख तो बताओ अनुच्छेद 79 में किसकी संरचना का उल्लेख है? संसद की संरचना का उल्लेख है। बताओ विधान मंडल के जो अंग होते हैं, वो अंग कितने होते हैं? अंग होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। बताओ कौन कौन से होते हैं? विधान परिषद होता है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है विधान परिषद, विधानसभा और एक होता है राज्यपाल। क्या होता है? राज्यपाल। तो आप मेरे को ये बताओ कि संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा होता है। कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा। बताओ अनुच्छेद 170 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 170 में किसकी उल्लेख है? विधानसभा की संरचना का उल्लेख है। तो बताओ अनुच्छेद 214 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 214 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा? कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। यानी प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। और इस हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, इस मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है दोस्तों, कौन क्या होती है? इस मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, बताओ जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति कौन करेगा? वो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो बताओ राष्ट्रपति किसके परामर्श से करता है? एक तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके परामर्श से, एवं
उससे संबंधित जो संबंधित राज्य के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल, उस राज्यपाल के परामर्श से यह क्या करता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। देखिएगा अनुच्छेद 214 के तहत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा, यानी मुख्य न्यायाधीश। और उस हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, उस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति किसके परामर्श से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से क्या करेगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट कि अनुच्छेद 153, बताओ अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 165 में कहा गया है महाधिवक्ता। अनुच्छेद 168 में कहा गया है विधानमंडल की संरचना। 170 में कहा गया है किसकी संरचना, किसकी संरचना, विधानसभा की संरचना। किसकी संरचना, विधानसभा की संरचना का उल्लेख। तो बताओ 214 में किसका उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। इसी के साथ में इस क्लास का समापन करते हैं दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ में, जिसके लिए आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय जान।